हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में मैं आपको कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम चैप्टर का रिवीजन समझा रहा हूं और सीक्वेंस ये रहेगा कि पहले अपन कॉस्ट शीट का प्रोफॉर्मा याद समझेंगे। उसके बाद नॉन इंटीग्रल सिस्टम क्या होता है और इंटीग्रल सिस्टम क्या होता है वो समझेंगे। नॉन इंटीग्रल सिस्टम में कौन कौन से अकाउंट्स खुलते हैं ये सीखेंगे और जर्नल एंट्रीज। तो लेट अस स्टार्ट विद कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम चैप्टर। इसमें कॉस्ट शीट का प्रोफॉर्मा जो चैप्टर 1 में सिखाया जाता है वो बेस है इसका। कॉस्ट शीट का प्रोफॉर्मा इस प्रकार है। पहले रॉ मटेरियल कंज्यूम लिखा जाता है। रॉ मटेरियल कंज्यूम में ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेज ऑफ रॉ मटेरियल बेसिकली, और माइनस करते हैं क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल को। इस प्रकार रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड आता है। इसके बाद डायरेक्ट वेजेस, जिसको डायरेक्ट लेबर भी कहते हैं, इसको प्लस करते हैं। फिर डायरेक्ट एक्सपेंसेस को प्लस करते हैं, जिसमें रॉयल्टी सबसे फेमस डायरेक्ट एक्सपेंस है, वो डेबिट होती है, सॉरी प्लस की जाती है। इससे आपका प्राइम कॉस्ट आता है। प्राइम कॉस्ट इज द सम ऑफ डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंस। इसके बाद प्राइम कॉस्ट खत्म होने के बाद फैक्ट्री ओवरहेड को प्लस करते हैं। अब एक बात याद रखिएगा, कॉस्ट शीट में जो ओवरहेड शो किए जाते हैं वो एक्चुअल शो नहीं होते। कॉस्ट शीट में जो तीनों टाइप के ओवरहेड होते हैं, फैक्ट्री ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड और सेलिंग ओवरहेड, ये तीनों के एक्चुअल फिगर शो नहीं होते, एब्जॉर्ब्ड फिगर शो होते हैं। एब्जॉर्ब्ड का मतलब होता है जो हमने एक एस्टिमेटेड रेट से बुक्स ऑफ अकाउंट में चार्ज किया, और अकाउंटिंग पीरियड खत्म होने के बाद जब एक्चुअल का फिगर पता चलता है ना, तो एब्जॉर्ब्ड और एक्चुअल का डिफरेंस निकाला जाता है। अगर एब्जॉर्ब ज्यादा कर दिए थे तो ओवर एब्जॉर्प्शन कहलाता है, एब्जॉर्ब कम कर दिए थे तो अंडर एब्जॉर्प्शन कहलाता है। फिर उसका अलग से ट्रीटमेंट करते हैं। बट बेसिक प्राइमरीली पहले पहले प्राइमा फेसी कॉस्ट शीट में तीनों ओवरहेड को एब्जॉर्ब्ड फिगर पे लिखा जाता है, क्योंकि अकाउंट एक्चुअल डेटा साल के आखिरी में पता चलने वाला रहता है और कॉस्ट शीट हो सकता है साल के बीच में कई बार बनाई जाए, तो उस समय हमारे पास सिर्फ एब्जॉर्ब फिगर अवेलेबल होते हैं। तो फैक्ट्री ओवरहेड एब्जॉर्ब, फैक्ट्री ओवरहेड का मतलब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो फैक्ट्री से रिलेटेड है। जब हम लोग प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री ओवरहेड भी प्लस कर चुके होते हैं तो हम ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट पे पहुंचते हैं, यानी गुड्स की फैक्ट्री तक की कॉस्ट, जो प्रोडक्ट अपन बना रहे हैं उसकी फैक्ट्री तक की कॉस्ट, तो ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट हो गया ये। इसके बाद अपन ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट में ओपनिंग स्टॉक वर्क इन प्रोग्रेस का प्लस करते हैं और क्लोजिंग स्टॉक वर्क इन प्रोग्रेस का माइनस करते हैं। इसका मतलब क्या होता है ओपनिंग और क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी का, कि अकाउंटिंग पीरियड शुरू होने के पहले या अकाउंटिंग पीरियड शुरू होने के टाइम पे हमारे पास कितना सेमी फिनिश्ड गुड्स था जो अपन ने पिछले साल बनाना शुरू किया था पर कंप्लीट नहीं कर पाए थे, उसको बोलते हैं ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस किसे कहते हैं? आंसर, अकाउंटिंग पीरियड के एंड में हमारे पास कितना सेमी फिनिश्ड गुड्स है उसको क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस बोलते हैं। ओपनिंग वाले को कॉस्ट में जोड़ा जाता है, क्लोजिंग वाले को कॉस्ट से हटाया जाता है। अब ये एडजस्टमेंट कर दोगे ना जब आप क्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट में ओपनिंग और क्लोजिंग का, तो आप पहुंच जाओगे नेट फैक्ट्री कॉस्ट पे। नेट फैक्ट्री कॉस्ट पे ये रहा आपका नेट फैक्ट्री कॉस्ट। दोस्तों, नेट फैक्ट्री कॉस्ट के बाद हमको जो दूसरे टाइप का ओवरहेड है, यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, इसको जोड़ना होता है नेट फैक्ट्री कॉस्ट में। तो नेट फैक्ट्री कॉस्ट प्लस एओएच, और जैसे कि मैंने बताया था कि सभी ओवरहेड एब्जॉर्ब में आएंगे, तो फैक्ट्री कॉस्ट में एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड एब्जॉर्ब्ड प्लस किया जाता है। इससे बेटा आप पहुंच जाओगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में। अब आप बोलोगे सर ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन नाम से ही पकड़ो आप, प्रोडक्शन मतलब वो यूनिट्स जिसको आपने प्रोड्यूस किया, जिसको आपने कंप्लीट किया, जिसको आपने इस बार खत्म किया, फिनिश किया, तो प्रोडक्शन बोलते हैं उसको, उत्पादन हिंदी में। तो जितने यूनिट का पूरा उत्पादन हो गया इस अकाउंटिंग पीरियड में, उसकी क्या कॉस्ट थी, उसको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बोलते हैं। तो अब आप पूछेंगे सर अगर ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन था तो नेट फैक्ट्री कॉस्ट क्या था? नेट फैक्ट्री कॉस्ट भी इस साल जितने यूनिट फिनिश हो गए ना उसी की कॉस्ट थी, और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी जितने यूनिट इस बार प्रोड्यूस हुए
उसकी कॉस्ट थी। तो फर्क क्या हुआ आप गेस कीजिए। फर्क ये हुआ कि नेट फैक्ट्री कॉस्ट में ना कंप्लीट यूनिट की पूरी कॉस्ट नहीं आई है अभी तक, प्राइम कॉस्ट और फैक्ट्री ओवरहेड आई थी। और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में उन्हीं कंप्लीट यूनिट्स की हमने उसी कंप्लीट यूनिट्स की फैक्ट्री कॉस्ट में हमने एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड भी जोड़ दिया। मतलब अगर मैं सिंपल करके बोलूं तो नेट फैक्ट्री कॉस्ट कंप्लीट यूनिट की फैक्ट्री कॉस्ट को रिप्रेजेंट करता है, और उसी कंप्लीट यूनिट की फैक्ट्री कॉस्ट में हम एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड भी चार्ज करते हैं, तो वो कंप्लीट यूनिट की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बन जाता है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में आगे क्या करना है, देखिए बेटा, ये आ गया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। आगे इसमें जो तीसरे टाइप की इन्वेंट्री होती है फिनिश गुड्स, उसका ओपनिंग स्टॉक प्लस करना है और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स को माइनस करना है। ये देखिए, ओपनिंग फिनिश गुड्स और क्लोजिंग फिनिश गुड्स, ओपनिंग को प्लस करना है, क्लोजिंग को घटाना है। अब आप बोलेंगे सर ये ओपनिंग फिनिश गुड्स क्या होता है? तो आंसर, अकाउंटिंग पीरियड के शुरुआत में जितना कंप्लीट यूनिट्स अनसोल्ड था उसको ओपनिंग फिनिश गुड्स कहते हैं, और क्लोजिंग फिनिश गुड्स का मतलब होता है अकाउंटिंग पीरियड के एंड में जितना कंप्लीट यूनिट अनसोल्ड है उसको क्लोजिंग फिनिश गुड्स कहते हैं। सिंपली बोलूं तो दुकान में पड़ा हुआ माल, जब दुकान का शटर खोले अकाउंटिंग पीरियड के पहले दिन, तो जितना माल पुराना पड़ा हुआ था कंप्लीट बिकने को तैयार, उसको ओपनिंग फिनिश गुड्स बोलेंगे। और अकाउंटिंग पीरियड के आखिरी में जितना माल दुकान में पड़ा हुआ है जो अनसोल्ड है अभी भी, उसको क्लोजिंग फिनिश गुड्स बोलेंगे। इसको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में प्लस और माइनस करते हैं, तो हम पहुंच जाते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पे। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पे अब इसको थोड़ा जस्टिफाई कर रहा हूं मैं। देखिए बेटा, ये जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है ना, ये रिप्रेजेंट करता है कि जितने यूनिट हमने इस बार प्रोड्यूस किए, इस अकाउंटिंग पीरियड में जितने यूनिट फ्रेश प्रोड्यूस किए, उसकी कॉस्ट को। ठीक, अब इसमें ओपनिंग स्टॉक की फिनिश गुड्स की कॉस्ट हम लोग जोड़ रहे हैं। क्यों जोड़ रहे हैं? सुनो, क्योंकि दुकान में ना हमारे पास पुराना वाला माल ओपनिंग स्टॉक भी बेचने के लिए अवेलेबल था, और साथ में जो अभी अभी प्रोडक्शन किए वो भी बेचने के लिए अवेलेबल था, जो अभी प्रोडक्शन किए। तो प्रोडक्शन की क्वांटिटी भी बेचने के लिए अवेलेबल है, और जो पुराना माल है वो भी बेचने के लिए अवेलेबल है। ये दोनों बेचने के लिए अवेलेबल है। हम जब हमारे यहाँ दुकान में ग्राहक आए होंगे तो हम इनको ये दोनों माल दिखाए होंगे कि ये वाला भी माल प्लीज खरीद लो, ये प्रोडक्शन जो हमने किया है ये भी आप खरीद लो प्लीज। ऐसे दोनों माल बिकने के लिए अवेलेबल थे, अवेलेबल फॉर सेल थे। अब इसमें आप ना धीरे से एडजस्ट कर दे रहे हो कि अब मेरे पास इतना ही माल बचा है, यानी क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड इतना ही माल बचा है, तो बाकी बीच का कहां गया भाई? आपकी दुकान में पुराने 200 यूनिट्स पड़े थे, आपकी दुकान में आपने नए 1000 यूनिट्स इस बार और बनाए, तो इस बार आपके पास टोटल 1200 यूनिट अवेलेबल हो गए बिकने के लिए, और आप आखिरी में अकाउंटिंग पीरियड में बोल रहे हो कि अब 1200 में से मेरे पास सिर्फ 400 ही बचे हुए, यानी क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड 400 ही बचे हुए। तो सवाल उठता है बाकी 800 कहां गए? तो वो 800 बाकी बिक गए, सेल हो गए। तो वो गुड सोल्ड को रिप्रेजेंट करता है, और चूंकि हम उसकी कॉस्ट असाइन करेंगे तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड बना। ओके, तो एक इक्वेशन याद रखिए, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्लस ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स will give you cost of goods sold. Okay my dear friends. अब इसके आगे थोड़ा सा चलते हैं। अब एक तीसरे टाइप का ओवरहेड है, उसको बोलते हैं सेलिंग ओवरहेड। सेलिंग ओवरहेड को प्लस करेंगे, जो सामान बिक गया ना उसी पर एक और ओवरहेड लगता है, जैसे सेल्समैन की कमीशन, डिस्पैचिंग का कॉस्ट, डिलीवरी वैन का खर्चा, ये सब कॉस्ट बिके हुए सामान पे लगता है। तो बिके हुए सामान की कॉस्ट को अभी तक कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बोल रहे हैं, उसमें और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड भी जोड़ देंगे ना, तो अब आ जाएगा कि जो सामान बिका उसकी पूरी टोटल कॉस्ट क्या है, तो उसको कॉस्ट ऑफ सेल बोला जाता है मेरे दोस्तों। अब एक बहुत सिग्निफिकेंट कंसेप्ट बताने वाला हूं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और कॉस्ट ऑफ सेल में क्या डिफरेंस है और क्या सिमिलैरिटी है। द आंसर इज, सिमिलैरिटी ये है कि ये दोनों ही बिके हुए सामान की कॉस्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, सोल्ड गुड्स की कॉस्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। ये सिमिलैरिटी है। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड शामिल नहीं है, यानी डिलीवरी वैन का खर्चा, डिस्पैच का खर्चा, सेल्समैन की कमीशन शामिल नहीं है।
और कॉस्ट ऑफ सेल्स में ये भी शामिल है। बिके हुए सामान पर जितनी कमीशन लगी, डिलीवरी वैन का खर्चा लगा, वो भी शामिल है। तो दैट्स द डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड कॉस्ट ऑफ सेल। फिर कॉस्ट ऑफ सेल इज ऑल्सो कॉल्ड टोटल कॉस्ट। इसके बाद हम लोग सेल्स के साथ इसको कंपेयर करते हैं। नीचे देखो ये कॉस्ट ऑफ सेल तक पहुंचे, फिर नीचे सेल्स होती है और बीच में बैलेंसिंग फिगर प्रॉफिट। अब एक बार के लिए इस पूरे प्रोफॉर्मा को रिवाइज करते हैं। सबसे पहले लिखते हैं बेटा प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट के अंदर तीन चीजें आती है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस और डायरेक्ट एक्सपेंसेस। इसके बाद प्राइम कॉस्ट में प्लस करते हैं फैक्ट्री ओवरहेड को, यानी कि और अच्छा बोलूं तो फैक्ट्री ओवरहेड एब्जॉर्ब्ड को। तो हम पहुंच जाते हैं ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट पे। ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट में ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस को प्लस करते हैं, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस को माइनस करते हैं, तो नेट फैक्ट्री कॉस्ट पे पहुंचते हैं। नेट फैक्ट्री कॉस्ट में अगला ओवरहेड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड एब्जॉर्ब्ड, उसको प्लस करते हैं नेट फैक्ट्री कॉस्ट में, तो अपन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे पहुंचते हैं। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स को प्लस करते हैं, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स को माइनस करते हैं, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पे पहुंचते हैं। अब गुड्स सोल्ड जितने यूनिट हो गए उसमें सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड जोड़ते हैं, तो अपन कॉस्ट ऑफ सेल तक पहुंच जाते हैं। ये था प्रोफॉर्मा। अब ये पुराने चैप्टर का बेस हो गया। अब हम लोग के चैप्टर का नाम है कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम। कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम में दो टाइप के सिस्टम मेंटेन होते हैं, एक को बोलते हैं नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम और एक को बोलते हैं इंटीग्रेटेड सिस्टम। दोनों में सिंपल फर्क बता दे रहा हूं। नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम का मतलब है कि ऑर्गेनाइजेशन कॉस्ट रिकॉर्ड्स को और फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को सेपरेट मेंटेन करती है, और इंटीग्रेटेड सिस्टम का मतलब है कि ऑर्गेनाइजेशन एक सिंगल सेट ऑफ बुक्स में कॉस्ट और फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को कंबाइन करके बनाती है। और उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट डिफरेंस, अगर नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम फॉलो करेंगे तो दोनों सेपरेट बुक्स हैं, सेपरेट बुक्स के कारण दो सेपरेट प्रॉफिट आएंगे, कॉस्टिंग प्रॉफिट अलग, फाइनेंशियल प्रॉफिट अलग, तो इसीलिए रिकंसिलेशन की नीड अराइज होगी। यहां पे रिकंसिलेशन की नीड अराइज होगी। और इंटीग्रेटेड सिस्टम में सिंगल सेट ऑफ बुक्स मेंटेन होते हैं, तो सिंगल प्रॉफिट मेंटेन आएगा। तो अगर सिंगल प्रॉफिट आएगा तो रिकंसिलेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये बेसिक कंसेप्ट हो गया। अब आइए मेरे दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात करते हैं नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम के बारे में। नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम में 11 टाइप के अकाउंट्स खोले जाते हैं, 11 टाइप के। उनका नाम हम लोग क्लास में तो पढ़ ही चुके हैं, बस यहाँ पे आपको रिवाइज करवा रहा हूं। याद करने का एक स्टाइल है, वो दिखा रहा हूं बेटा, जस्ट 1 सेकेंड। अब वो 11 अकाउंट कौन से, मैं यहाँ पे आपको लर्न करने की ट्रिक भी बताते जाऊंगा। देखिए कॉस्ट शीट पे जैसे अपन 3 अकाउंट सबसे पहले सीखे ना, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंस, तो उनको थोड़ा ध्यान में रखते हुए 3 अकाउंट का नाम याद रखेंगे। जो मटेरियल अकाउंट है ना, उसको स्टोर लेजर अकाउंट बोला जाता है, स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट, स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट। और जो वेजेस था, डायरेक्ट वेजेस, उसको वेजेस कंट्रोल अकाउंट कहा जाता है बेटा, वेजेस कंट्रोल अकाउंट। और जो डायरेक्ट एक्सपेंस था उसको डायरेक्ट एक्सपेंस ही बोला जाता है, तो डायरेक्ट एक्सपेंस अकाउंट। ये 3 नाम पहले याद रख लीजिए। देखिए स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट, वेजेस कंट्रोल अकाउंट और डायरेक्ट एक्सपेंस। और अगर आपको प्रोफॉर्मा याद हो तो मैंने आपको अभी 3 टाइप के ओवरहेड बताए थे, फैक्ट्री ओवरहेड, एडमिन ओवरहेड और सेलिंग ओवरहेड। तो अगले 3 अकाउंट इस नाम के हैं। एक का नाम फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट, एक का नाम एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड कंट्रोल, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कंट्रोल। अगर आपको एक और कंसेप्ट याद करना है तो 3 टाइप की इन्वेंट्री होती है, 3 टाइप का स्टॉक होता है कंपनी के पास, 3 टाइप का स्टॉक। एक रॉ मटेरियल का, एक वर्क इन प्रोग्रेस का और एक फिनिश्ड गुड्स का। जो रॉ मटेरियल का स्टॉक होता है वो स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट में रिफ्लेक्ट हो गया ऑलरेडी, उसमें आ गया। अब बचता है वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट और फिनिश्ड गुड्स अकाउंट। तो जो हमारे 6 अकाउंट के बाद अगले 2 अकाउंट है, उसका नाम है WIP अकाउंट और फिनिश्ड गुड्स अकाउंट। इस प्रकार 8 अकाउंट हो गए 11 में से, राइट। अब बचते हैं 3 और अकाउंट। एक अकाउंट है बेटा लास्ट में, जो कॉस्ट शीट का सबसे आखिरी आइटम था ना, ये देखिए ये कॉस्ट ऑफ सेल। एक ये अकाउंट है हमारा 9th अकाउंट। और फिर प्रॉफिट लॉस रिप्रेजेंट करने के लिए एक अकाउंट बनेगा कॉस्टिंग PL अकाउंट। एक का नाम रहेगा 9th अकाउंट का कॉस्ट ऑफ सेल और एक का रहेगा 10th अकाउंट का कॉस्टिंग PL। ये देखिए कॉस्ट ऑफ सेल और कॉस्टिंग PL, कॉस्ट ऑफ सेल अकाउंट और कॉस्टिंग PL अकाउंट।
अब एक 11th स्पेशल अकाउंट, उस अकाउंट का नाम है कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। इनफैक्ट उसके 3 नाम है, एक कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट नाम है, एक जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट नाम है, जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, और तीसरा एक और नाम है उसका नॉमिनल नॉमिनल लेजर कंट्रोल अकाउंट। ये 3 नाम से ये अकाउंट जाना जाता है, जो हमारा 11th अकाउंट है। इंस्टीट्यूट इसको 3 नाम से जानती है, तीनों में से कोई एक नाम आपको मिलेगा। ये अकाउंट की खासियत ये है कि ये ना रिप्रेजेंट करता है सारे के सारे फाइनेंशियल अकाउंट्स को। जैसे कि किसको किसको ये रिप्रेजेंट करता है, कैश अकाउंट को, या बैंक अकाउंट को, या डेटर अकाउंट को, या क्रेडिटर अकाउंट को, या फिर फिक्स्ड असेट अकाउंट को। आपको किसी भी जर्नल एंट्री में, अगर कॉस्टिंग सिस्टम में किसी भी जर्नल एंट्री में इन सब अकाउंट को डेबिट या क्रेडिट करना है, ये जो मैं 5 अकाउंट लिखा हूं, इन 5 अकाउंट को डेबिट क्रेडिट नहीं कर सकते आप। उसकी जगह आपको ये CLC अकाउंट, कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट, डेबिट क्रेडिट करना पड़ेगा। मैं आपको डिटेल में अभी समझाऊंगा। तो अपने 11th अकाउंट का नाम ये। अब मैं आपको CLC अकाउंट के बारे में बताता हूं, पर्पस ऑफ CLC अकाउंट। अंडर नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम, आइटम्स ऑफ प्योरली फाइनेंशियल नेचर आर नॉट बीइंग रिकॉर्डेड इन कॉस्ट अकाउंट। हिंदी ट्रांसलेशन, कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम में जो प्योरली फाइनेंशियल नेचर के अकाउंट होते हैं, यानी कि डेटर, क्रेडिटर, कैश, ये सब रिकॉर्ड नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल डेटर, क्रेडिटर, कैश एंड फिक्स्ड असेट, ये रिकॉर्ड नहीं होते। पर आगे देखिए क्या लिखा है, बहुत आराम से समझ में आ जाएगा। इन एनी ट्रांजेक्शन इन्वॉल्विंग वन एस्पेक्ट ऑफ कॉस्ट अकाउंट एंड अदर एस्पेक्ट ऑफ फाइनेंशियल अकाउंट, द डबल एंट्री विल नॉट बी कंप्लीट। अगर कोई ऐसा ट्रांजेक्शन होता है जिसमें एक डेबिट जो होना है वो कॉस्ट अकाउंट का है, और जो दूसरा क्रेडिट होना है वो फाइनेंशियल अकाउंट का है, तो चूंकि आप फाइनेंशियल अकाउंट तो खोलते नहीं हो, तो इसलिए जर्नल एंट्री तो टैली नहीं हो पाएगी। ये प्रॉब्लम अराइज होता है। इन ऑर्डर टू कंप्लीट द डबल एंट्री इन सच केसेस CLC अकाउंट इज ओपन। तो टेंशन की बात नहीं है, फाइनेंशियल अकाउंट को डेबिट क्रेडिट नहीं करके उसकी जगह CLC अकाउंट को डेबिट या क्रेडिट कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल, इफ रॉ मटेरियल इज परचेस्ड ऑन कैश, अगर कंपनी रॉ मटेरियल को कैश में परचेज करती है, तो अगर अकाउंट्स की बात करते हैं हम, तो इसमें परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश होता बेटा, या क्रेडिटर होता। पर ये कैश और क्रेडिटर अपने को खोलना अलाउड नहीं है, तो इसके लिए अपन यहां पे CLC खोलेंगे। देन अच्छा, जो परचेज अकाउंट है वो रॉ मटेरियल है, उसके लिए SLC डेबिट करते हैं। सो जब परचेज किया जाता है रॉ मटेरियल को कैश में, तो वी डेबिट SLC अकाउंट एंड इट रिक्वायर्स क्रेडिटेड टू कैश अकाउंट। नॉर्मली ये होता है, बट इन कॉस्ट अकाउंटिंग SLC account has been opened, but cash account has not been opened. Hence, we cannot credit cash account in cost ledger, but to complete this double entry, we have opened CLC account. तो कॉस्ट अकाउंटिंग में कैश अकाउंट नहीं खोल के CLC अकाउंट खोलते हैं, तो फाइनल एंट्री होगी SLC अकाउंट डेबिट टू CLC। और आगे एक और रोल है, जब सेल्स की एंट्री पास होती है ना, तब भी SLC CLC अकाउंट डेबिट होता है। कैश जैसे सेल्स होती है तो कैश अकाउंट डेबिट या डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स करते हैं, तो कैश या डेटर की जगह CLC डेबिट टू सेल्स किया जाता है, CLC डेबिट टू सेल्स। और सेल्स को भी अपन ट्रांसफर करते हैं CPL में, तो फाइनल एंट्री होती है CLC अकाउंट डेबिट टू CPL। और CPL अकाउंट में जो नेट प्रॉफिट और लॉस आता है वो भी हम लोग CLC अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। अभी मैं अकाउंट की डिटेल्स बताऊंगा ना, तब क्लियर हो जाएगा। अब आइए दोस्तों, हम लोग ना एक काम करते हैं, ये 11 अकाउंट्स में क्या क्या जर्नल एंट्रीज पास होती है वो सिखाना शुरू कर रहा हूं। मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क, इन 11 अकाउंट्स में क्या क्या जर्नल एंट्रीज पास होती है। चलिए सर, जर्नल एंट्री लिख लिख के समझा रहा हूं आपको, एक एक अकाउंट से रिलेटेड, ध्यान से देखिएगा। जैसे सबसे पहला अकाउंट है स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट। इससे रिलेटेड जर्नल एंट्रीज को सीखेंगे, और एक प्रकार से यहां पे मैंने अकाउंट बना लिया पहले, और एंट्री सिखा के पोस्टिंग भी सिखाऊंगा सर। सबसे पहली बात, स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट में क्योंकि ये रॉ मटेरियल है, तो इसके पास ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस होगा।
इसके पास ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस होगा, क्योंकि ये रॉ मटेरियल के अकाउंट को रिप्रेजेंट करता है। तो इस तरफ आएगा टू ओपनिंग बैलेंस और इस तरफ आएगा बाय क्लोजिंग बैलेंस। क्योंकि रॉ मटेरियल एक असेट होती है तो इसीलिए उसका बैलेंस डेबिट साइड से शुरू होगा। ये रिप्रेजेंट करेगा ओपनिंग बैलेंस कि साल के पहले दिन हमारे पास कितना रॉ मटेरियल था, और क्लोजिंग बैलेंस रिप्रेजेंट करेगा कि साल के लास्ट में कितना क्लोजिंग बैलेंस था। दूसरी बात, जैसे परचेज का ट्रांजेक्शन होगा, रॉ मटेरियल जब भी परचेज होगा तो उसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, लाइए ना, दीजिए थोड़ा सा, एकदम थोड़ा सा। रॉ मटेरियल जब भी परचेज होगा तो उसकी जर्नल एंट्री होगी, ध्यान से सोचिएगा बेटा, क्योंकि माल आ रहा है तो स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट होगा, और हम लोग या तो कैश में परचेज करेंगे या क्रेडिट में, तो टू कैश या टू क्रेडिटर होना चाहिए था, बट वो अकाउंट तो खुलता नहीं है, तो टू सीएलसी होगा। तो जर्नल एंट्री होगी एसएलसी अकाउंट डेबिट टू सीएलसी। ये जर्नल एंट्री पास होती है जब रॉ मटेरियल को परचेज किया जाता है। तो ये पोस्टिंग हो गई सर टू सीएलसी के नाम से, जो कि रिप्रेजेंट कर रही है परचेज को। आप लोग ज्यादा फोकस जर्नल एंट्री पे कीजिए, लेजर अपने आप बन जाता है। उसके बाद थर्ड एंट्री सिखा रहा हूं सर। अगर आप इसी रॉ मटेरियल को जो परचेज किए हो इसको सप्लायर को रिटर्न कर दिए, तो रिटर्न टू सप्लायर, तो अपोजिट एंट्री होगी। अब वही क्रेडिटर जो पहले क्रेडिट हुआ था यहां पे, वही क्रेडिटर डेबिट हो जाएगा, यानी सीएलसी डेबिट हो जाएगा। सीएलसी डेबिट, कॉस्ट लेजर कंट्रोल डेबिट टू स्टोर लेजर कंट्रोल। और अगर आपने ये एंट्री पास की तो आप सोचिए कि आपको स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट में इसको रिवर्स कर, मतलब उस तरफ दिखाना पड़ेगा, यहां पे बाय सीएलसी। ये रिप्रेजेंट कर रहा है रिटर्न टू सप्लायर को। ठीक है दोस्तों, एक काम करते हैं, साथ में सीएलसी अकाउंट की भी पोस्टिंग अभी नहीं करता, जब सीएलसी अकाउंट बनाना सिखाऊंगा तब करवा दूं। अब तीसरा ट्रांजेक्शन जो रॉ मटेरियल से रिलेटेड हो सकता है, जो रॉ मटेरियल आपने परचेज किया, ये ऑफ कोर्स रिटर्न करने के लिए थोड़ी ना परचेज किया है, यूज करने के लिए परचेज किया है। तो जब आप इसको यूज करोगे ना तो आप अपने गोडाउन से इसको इशू करोगे। गोडाउन में पड़े पड़े रॉ मटेरियल यूज नहीं हो सकता, गोडाउन से निकलता है रॉ मटेरियल। अब जो वो निकलेगा तो टोटल 4 पर्पस के लिए निकल सकता है, वो बता रहा हूं। पहला कहते हैं इशूड टू प्रोडक्शन, रॉ मटेरियल इशूड टू प्रोडक्शन। तो अगर आप इसको प्रोडक्शन के लिए इशू करोगे, चाहे किसी के लिए भी इशू करो, अगर रॉ मटेरियल आप इशू कर रहे हो तो स्टोर्स में से तो माल कम हो जाएगा, इसलिए टू स्टोर लेजर तो होना पक्का है। अब अगर आप प्रोडक्शन के लिए इशू करोगे यानी गुड्स बनाने के लिए, तो आपको वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट को डेबिट करना है, डब्ल्यूआईपी अकाउंट डेबिट। वो फैक्ट्री है आपकी, फैक्ट्री को डब्ल्यूआईपी बोलते हैं, ऐसे मान लो आप। तो फैक्ट्री ने माल रिसीव किया तो फैक्ट्री डेबिट यानी कि डब्ल्यूआईपी डेबिट, और गोडाउन ने माल इशू किया तो टू स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट, यानी यहां पे बाय डब्ल्यूआईपी। ठीक है दोस्तों, अब और 3 पर्पस के लिए इशू कर सकते हैं, वो मैं आपको समझा रहा हूं 4th पेज में। इशूड एज इनडायरेक्ट मटेरियल, इशूड एज इनडायरेक्ट मटेरियल टू फैक्ट्री, यानी इस बार आप ना डायरेक्ट मटेरियल इशू नहीं किए हो, यानी रॉ मटेरियल नहीं इशू किए हो, जो प्रोडक्ट बनाने में रॉ मटेरियल लगता है ना वो इशू नहीं किए हो, आप इनडायरेक्ट मटेरियल इशू किए हो, यानी कि कॉपी, पेन, रजिस्टर, छोटी मोटी चीजें, पाना, पेंचेस, कंज्यूमेबल्स, ये सब, और फैक्ट्री को इशू किया। तो ये पहली बात, ये ओवरहेड बनेगा, ये प्राइम कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगा। ओवरहेड, ओवरहेड 3 टाइप के होते हैं, एफओएच या एओएच या एसओएच। तो चूंकि स्टोर्स में से तो माल गया तो टू स्टोर लेजर कंट्रोल तो पक्का होगा, और डेबिट कौन सा होगा, फैक्ट्री ओवरहेड अकाउंट, फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट, ये डेबिट होगा। और अगर आप इसी को एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट को देते, इशू एज इनडायरेक्ट मटेरियल, इशू एज इनडायरेक्ट मटेरियल टू एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, तो इसकी एंट्री होती एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड डेबिट टू एसएलसी। और अगर आप इसी को इनडायरेक्ट मटेरियल के रूप में इशू किए होते और उसको आप सेलिंग डिपार्टमेंट को इशू किए होते,
सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट को इशू किए होते तो इसकी एंट्री होती सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड डेबिट टू एसएलसी। पर बेटा मैं आपको एक बात क्लियर बता दूं, 90% क्वेश्चन में ना ये वाला ज्यादा काम, अगर कुछ नहीं दिया होगा ना कि इनडायरेक्ट मटेरियल कहां पे इशू हुआ, तो अपन ये अज्यूम करेंगे कि फैक्ट्री में इशू हुआ होगा, और इसीलिए यहां पे एंट्री होगी या तो बाय एफओएच, या तो बाय एओएच, या तो बाय एसओएच। नॉर्मली बताऊं तो इतने में ही स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट खत्म हो जाता है। तो ये 6 एंट्रीज को आप एक बार रिवाइज कर लीजिए, यही आपके स्टोर लेजर से रिलेटेड एंट्रीज है। और भी एंट्रीज हो सकती है कि अगर स्टोर्स का नॉर्मल लॉस हो गया, नॉर्मल लॉस मतलब कुछ सामान खराब हो गया और वो अनअवॉइडेबल था, तो खराब हुआ है तो स्टोर तो डाउन गया है, स्टोर डाउन हुआ है मतलब टू एसएलसी तो पक्का है, और इसको अपन फैक्ट्री ओवरहेड अकाउंट में डेबिट करते हैं। और अगर यही सामान का हमारा एब नॉर्मल लॉस हो जाता ना, जो कि बहुत रेयर क्वेश्चन में होगा ये दोनों, तो भी स्टोर कम हुआ है तो टू एसएलसी तो पक्का करना पड़ेगा, और ये नुकसान हम लोग कॉस्टिंग पीएल में डेबिट करते बेटा, कॉस्टिंग पीएल। तो रेयर वर्ड लिखवा रहा हूं, रेयर में कभी कभी यहां पे बाय एफओएच एक और आ सकता है, और बाय कॉस्टिंग पीएल एक और आ सकता है। ये नॉर्मल लॉस को रिप्रेजेंट करने के लिए, और ये एबनॉर्मल लॉस को रिप्रेजेंट करने के लिए। एक मेरी कॉपी है स्टूडेंट की, वो आपको दिखा रहा हूं, उसमें ये सब चीजें बहुत अच्छे से की हुई है ऑलरेडी, वो मैं आपको भेज दूंगा, आप उसमें से भी देख सकते हैं। ये नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम में जो 11 अकाउंट खुलते हैं, रिवाइज इससे करा रहा हूं। तो स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट जो होता है उसमें सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस लिखा जाता है, ये रहा ओपनिंग बैलेंस। उसके बाद जितना परचेज करते हैं, परचेज ऑफ मटेरियल इन कैश और क्रेडिट, ये कैश और क्रेडिट है, कैश और क्रेडिट, तो आप इसको एसएलसी अकाउंट डेबिट टू सीएलसी करते हैं, ठीक है। उसके बाद जब आप इसको इशू करते हैं, इशू, तो मटेरियल इशू करोगे तो एसएलसी अकाउंट में क्रेडिट होगा, तो बाय डब्ल्यूआईपी किया आपने। फिर आप इसको इनडायरेक्ट मटेरियल को इशू करते हो, तो या तो बाय एफओएच, या तो बाय एओएच, या तो बाय एसओएच, और ये फेमस एंट्रीज हो गई। अब मान लीजिए जो माल आपने खरीदा था इसको आपने रिटर्न कर दिया, रिटर्न टू सप्लायर, तो बाय सीएलसी यानी रिटर्न टू सप्लायर, यानी सीएलसी डेबिट टू एसएलसी। और मान लीजिए कि जो माल आपने प्रोडक्शन के लिए इशू किया था वो माल आपके पास वापस आ जाता है, जो माल आपने प्रोडक्शन के लिए इशू किया था वो वापस आ जाता है, तो स्टोर तो डेबिट होना चाहिए, एसएलसी तो डेबिट करना पड़ेगा आपको फिर, और टू करोगे वर्क इन प्रोग्रेस, क्योंकि इशू किए थे प्रोडक्शन के लिए तो डब्ल्यूआईपी डेबिट हुआ था, अब वही डब्ल्यूआईपी आपको माल फैक्ट्री वापस कर रही है तो फैक्ट्री क्रेडिट हो जाएगी, यानी डब्ल्यूआईपी, ये वाली एक एंट्री है, ठीक है बेटा। और जो रेयर एंट्रीज होती है वो मैं आपको बता रहा हूं, रेयर ये देखिए, नॉर्मल लॉस ऑफ मटेरियल, एबनॉर्मल लॉस ऑफ मटेरियल, एक इशूड फॉर कंस्ट्रक्शन वर्क भी होता है, ये भी बहुत रेयर है, सर्विस ऑर्डर होता है भी बहुत रेयर है, फिर लास्ट में क्लोजिंग बैलेंस। सो दिस कंप्लीट्स ऑल द जर्नल एंट्रीज रिलेटिंग टू मटेरियल। अब आइए दोस्तों अपन वेजेस कंट्रोल अकाउंट के बारे में बात करते हैं, जो सेकंड नंबर पे अकाउंट है, वेजेस कंट्रोल अकाउंट। फिर से दो काम करेंगे, अकाउंट भी खोल लेंगे साथ में और जर्नल एंट्री भी सीखेंगे, ज़्यादा इंपॉर्टेंट जर्नल एंट्री है। सबसे पहले जो ट्रांजैक्शन है वो बता रहा हूं आपको, एक इंपॉर्टेंट बात, इसमें कभी भी ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस नहीं रहेगा, नेवर हैज ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस, क्योंकि ये कोई असेट अकाउंट थोड़ी ना है, ये तो नॉमिनल अकाउंट है ना। अब ट्रांजैक्शन बता रहा हूं आपको, जब आप पे करोगे वेजेस को, पेमेंट ऑफ वेजेस, अब वो चाहे आप मजदूरों को दो और साथ में चाहे आप अपने मैनेजर वगैरह को दो, कोई दिक्कत नहीं है, ये अपन अपने मजदूरों को देते हैं और ये अपन अपने मैनेजर लोग को देते हैं। चाहे कोई भी टाइप की पेमेंट करो आप, डेबिट, वो खर्चा डेबिट जो होगा वो वेजेस कंट्रोल अकाउंट नहीं होगा, तो वेजेस कंट्रोल अकाउंट हो गया आपका डेबिट, ठीक है। और आप इसको पे करने के लिए या तो कैश करोगे, या तो बैंक का पेमेंट करोगे, या तो उधारी कराओगे,
तीनों ही केस में अपने को कौन सा वो अकाउंट खोलना है, अपने को सारी पोस्टिंग सीएलसी में करनी है। तो टू सीएलसी ये हो गया आपका पहला डेबिट ट्रांजेक्शन। अब इसकी पोस्टिंग करते हैं यहां पे, वेजेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। और ये आपको क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है पेमेंट ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट वेजेस, दोनों को प्लस करके दिखाना है। हाँ बेटा, सपोज आपने 70,000 रुपए डायरेक्ट वेजेस पे की और 30,000 रुपए इनडायरेक्ट वेजेस पे की, तो दोनों को प्लस करके दिखाना है, 70 प्लस 30 दोनों। और अब एक अनाउंसमेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, बिन बोले, क्वेश्चन के बिन बोले, जो डायरेक्ट वेजेस होगी यानी कि 70,000, उसको आपको दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर करना है, और जो इनडायरेक्ट वेजेस होगी जिसको अपन ओवरहेड बोलेंगे, ये आपको ओवरहेड अकाउंट में ट्रांसफर करना है, बिन बोले। अब जैसे 70,000 जो है, जो डायरेक्ट वेजेस है, वो प्राइम कॉस्ट का पार्ट होती है, डायरेक्ट वेजेस प्राइम कॉस्ट का पार्ट होती है। तो जो प्राइम कॉस्ट होता है ना, वो वर्क इन प्रोग्रेस में ट्रांसफर होता है WIP अकाउंट। इसीलिए ये जो 70,000 रुपए आपने वेजेस कंट्रोल यहां डेबिट किया है, इसको आप WIP अकाउंट में ट्रांसफर करोगे, WIP अकाउंट डेबिट टू वेजेस कंट्रोल अकाउंट। 70,000 70,000। और जो इनडायरेक्ट वेजेस थी उसको आप ओवरहेड में ट्रांसफर करोगे, ओवरहेड। वैसे क्वेश्चन गाइड कर देता है कौन से टाइप का ओवरहेड, FOH की AOH की SOH, पर 90% चांस है कि वो FOH में ही बोलता है करने के लिए। तो फैक्ट्री ओवरहेड अकाउंट डेबिट टू वेजेस कंट्रोल। इस प्रकार आप एक चीज सीखिए कि पहले आपने ये जो एंट्री पास की ना, ये पेमेंट करने की एंट्री थी, ये पे करने की एंट्री थी, डिफरेंशिएट कीजिए। और ये ट्रांसफर करने की एंट्री थी, या एब्जॉर्ब करने की एंट्री थी, या एलोकेट करने की एंट्री थी। और एलोकेट करने के टाइम पे डायरेक्ट का अलग ट्रीटमेंट है, इनडायरेक्ट का अलग ट्रीटमेंट है। जो डायरेक्ट वेजेस पे हुई है ना 70,000 की, वो WIP में ट्रांसफर होगी, WIP अकाउंट डेबिट टू वेजेस कंट्रोल। और जो इनडायरेक्ट वेजेस है वो ओवरहेड अकाउंट में ट्रांसफर होगी, यानी FOH या फिर AOH या फिर SOH, बट नॉर्मली ज्यादातर FOH में ट्रांसफर करते हैं। तो अगर अपन अकाउंट में पोस्टिंग करें तो पहले वेजेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू CLC की है पेमेंट के लिए, और जब आप ये ट्रांसफर एंट्री पास कर रहे हो एलोकेट करने की, तो ये WIP में ट्रांसफर होगा डायरेक्ट वाला यानी 70,000, और इनडायरेक्ट वाला फैक्ट्री ओवरहेड में ट्रांसफर होगा यानी 30,000। और बोलने के लिए फिर बोल रहा हूं, ये AOH में भी जा सकता है, SOH में भी जा सकता है, क्वेश्चन बताएगा। अब मेरे नोट्स को रेफर करते हैं अकाउंट के लिए। ये रहा वेजेस कंट्रोल अकाउंट बेटा आपके सामने, देखो सब बातें मैं लिखा हूं, ये स्टूडेंट की कॉपी। इसमें नो ओपनिंग बैलेंस, नो क्लोजिंग बैलेंस, ये भी समझा दिया मैं, देखो। और जब अपन पेमेंट करेंगे वेजेस का, तो वेजेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू CLC हो रहा है, पेमेंट ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट वेजेस। बेस्ट नोट से ये 70 प्लस 30 दोनों आ गए। और जो डायरेक्ट वाला होगा बिन बोले, उसको अपन को बाय WIP करना है। ये 70,000 क्रेडिट हो गया, एग्जाम्पल के लिए बोलो। और जो इनडायरेक्ट वाला होगा वो या तो FOH या तो AOH या तो SOH में क्रेडिट होगा, देखो वो लिखा हुआ है ऑलरेडी, FOH ऑब्लिक AOH ऑब्लिक SOH, देखो तीनों लिखा हुआ है। और मैंने ये भी लिखा है कि मोस्टली FOH में होता है, मोस्टली। ये है ट्रांसफर ऑफ इनडायरेक्ट वेजेस। अब मैं एक अनाउंसमेंट कर रहा हूं, 90% क्वेश्चंस में वेजेस कंट्रोल अकाउंट इतना ही होता है, इतना ही छोटा सा होता है बस, 90% क्वेश्चंस में। रेयरली आपको, ये रेयर वर्ड लिखा हूं मैं, देखो रेयर, आपको इसमें नॉर्मल आइडल टाइम और एब नॉर्मल आइडल टाइम का झंझट दिखाई देगा। यानी जितना वेजेस आपने पे किया ना, उसमें से कुछ वेजेस आपने आइडल टाइम के लिए पे किए, यानी वर्कर ने कुछ काम नहीं किया उस समय, ना उस मैनेजर ने काम किया ना उस मजदूर ने काम किया, और आपसे पेमेंट ले ली। तो वो जो नुकसान होता है ना समय का, उसको आइडल टाइम बोलते हैं। अगर वो अनअवॉइडेबल का नेचर का है, रोज होने वाला है, तो उसको नॉर्मल आइडल टाइम कहते हैं। और अगर वो एब नॉर्मल नेचर का है,
मशीन बंद हो गई थी, लाइट बंद हो गई थी, रोज ऐसा नहीं होता, थोड़ी प्लानिंग करते तो सुधर जाता, तो उसको एब नॉर्मल बोलते हैं। जो नॉर्मल नेचर का होगा वो फैक्ट्री ओवरहेड में ट्रांसफर होगा, यानी जर्नल एंट्री पास हो रही है फैक्ट्री ओवरहेड अकाउंट डेबिट टू वेजेस कंट्रोल अकाउंट। और अगर एब नॉर्मल नेचर का होगा तो बाय कॉस्टिंग पीएल, यानी जर्नल एंट्री पास हो रही है कॉस्टिंग पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू वेजेस कंट्रोल। ठीक है मेरे दोस्तों, पर ये दोनों आइटम क्या बताया मैं, रेयर होंगे। ज्यादातर केस में इतने में ही निपट जाएगा, ऊपर केस में इतने में ही निपट जाएगा बस। ओके, ये हो गया वेजेस कंट्रोल अकाउंट। लेट अस मूव टू नेक्स्ट अकाउंट नाउ। ये दोस्तों नेक्स्ट अकाउंट डिस्कस करते हैं, सबसे इजी अकाउंट, डायरेक्ट एक्सपेंस अकाउंट, थर्ड। डायरेक्ट एक्सपेंस कंट्रोल अकाउंट। इसमें सिर्फ एक डेबिट और एक क्रेडिट होता है। पहले जर्नल एंट्री सिखा दे रहा हूं। जब अपन डायरेक्ट एक्सपेंस का पेमेंट करते हैं, पेमेंट, तो उसकी एंट्री होती है डायरेक्ट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू, कैश करने की जगह टू सीएलसी। ठीक है दोस्तों। और और जैसे ये पेमेंट खत्म हो जाता है तो इसके बाद इसको भी एलोकेट करने की एंट्री पास होती है। एलोकेट यानी कि चार्ज करने की एंट्री। एक चीज सीखिए दोस्तों, चूंकि डायरेक्ट एक्सपेंस भी प्राइम कॉस्ट का पार्ट है, तो जो भी आइटम प्राइम कॉस्ट के होते हैं, जैसे डायरेक्ट मटेरियल हो गया, डायरेक्ट लेबर हो गया, डायरेक्ट एक्सपेंस हो गया, सबको वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट में ट्रांसफर करने का है। तो WIP अकाउंट डेबिट टू डायरेक्ट एक्सपेंस। तो इस प्रकार डायरेक्ट एक्सपेंस अकाउंट खोला और इस प्रकार क्लोज हो गया। अब इसकी अकाउंट में पोस्टिंग देखेंगे तो डायरेक्ट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू सीएलसी, ये पेमेंट की एंट्री हो गई, और जो ट्रांसफर करने की एंट्री हो गई वो हो गई बाय WIP। आपने एक चीज नोटिस की कि सभी प्राइम कॉस्ट के एक्सपेंसेस, जैसे कि डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, सब की जो ट्रांसफर की एंट्री है ना, देखो ये डायरेक्ट मटेरियल के ट्रांसफर की एंट्री WIP में गई। ये वेजेस कंट्रोल अकाउंट में जो डायरेक्ट वेजेस थी वो भी WIP में गई, और अभी जो डायरेक्ट एक्सपेंस था वो भी WIP में गया। एक और आइटम है फैक्ट्री ओवरहेड, वो भी WIP में जाएगा, जितना कॉस्ट शीट में आने वाला है एब्जॉर्ब का। इसमें ना हमारी इंस्टीट्यूट की एक अप्रोच होती है ICAI की, कई बार वो क्या करती है, दो एंट्री पास करने की जगह सिंगल एंट्री पास करती है, कभी कभी ऐसे करती है। जैसे मैं आपको क्या सिखाया कि डायरेक्ट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू सीएलसी करो, फिर WIP टू डायरेक्ट एक्सपेंस करो। हमारी इंस्टीट्यूट कई बार डायरेक्ट एक्सपेंस अकाउंट खोलती ही नहीं है और डायरेक्ट ये एंट्री पास करती है, WIP डेबिट टू सीएलसी, WIP डेबिट टू सीएलसी। ये भी एंट्री पास कर रही है ना, तो ये भी सही है, ICAI अलाउ करती है इसको। अब आइए मैं अपने नोट्स में से दिखा देता हूं मैं जो समझाया। ये रहा बेटा डायरेक्ट एक्सपेंस कंट्रोल अकाउंट। पहले टू सीएलसी करके पेमेंट हो गया, डायरेक्ट एक्सपेंस पेड, और डायरेक्ट एक्सपेंस को ट्रांसफर करने की जो एंट्री है वो है बाय WIP। फिर मैंने क्या लिखा है, इन सम क्वेश्चंस ICAI डज नॉट ओपन डायरेक्ट एक्सपेंस अकाउंट। वो लोग डायरेक्ट एक्सपेंस अकाउंट ही नहीं खोलते, इट पासेस सिंगल एंट्री, दैट इज WIP अकाउंट डेबिट टू CLC अकाउंट। Let us now discuss our fourth account, which is most important, फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट। और इसको थोड़ा ठीक से समझिएगा क्योंकि ये आपको सेलिंग ओवरहेड और एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड में भी हेल्प करेगा। पहले इससे रिलेटेड एंट्री बताता हूं। एंट्री से पहले डिस्कस करेंगे कि इसमें ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस होगा कि नहीं। तो पहला पॉइंट, इट मे हैव ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस। कुछ क्वेश्चन में इसका ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस होगा, कुछ में नहीं होगा। लेट मी शो यू सम क्वेश्चंस। ये देखिए, ये मेरी बुक है और मेरी बुक में आप एक चीज नोटिस करेंगे, कुछ कुछ अकाउंट में, कुछ कुछ क्वेश्चन में फैक्ट्री ओवरहेड अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस होता है। जैसे अगर आप ये 7th क्वेश्चन देखें तो फैक्ट्री ओवरहेड अकाउंट का 10,525 क्रेडिट ओपनिंग बैलेंस है। जबकि अगर मैं अभी दिखाऊं 5th क्वेश्चन आपको,
तो फिफ्थ क्वेश्चन में ऐसा नहीं है, इसमें ओपनिंग बैलेंसेस की लिस्ट में फैक्ट्री ओवरहेड का नाम नहीं लिखा हुआ है। तो इनमें ओपनिंग बैलेंस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। वो क्या बताता है वो मैं बताऊंगा आपको, टेंशन मत लेना। अब एंट्रीज की बात करते हैं। अगर मान लीजिए ओपनिंग बैलेंस है, क्वेश्चन में दिया है, तो डेबिट साइड का होगा तो डेबिट साइड में दिखाएंगे, क्रेडिट साइड का होगा तो क्रेडिट साइड में दिखाएंगे। जैसे मैं अभी सेवेंथ क्वेश्चन दिखाया तो उसमें क्रेडिट बैलेंस, भरोसा नहीं है, किसी भी साइड हो सकता है ओपनिंग बैलेंस और किसी भी साइड आ सकता है क्लोजिंग बैलेंस, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। अब एंट्रीज की बात करते हैं। इसमें ना अगर आप ऑब्जर्व करेंगे ना बेटा, तो एफओएच अकाउंट ऐसा नहीं है कि अभी तक खुला नहीं है। आपने जो दूसरी एंट्रीज पास की है ना, उसमें एफओएच खुल चुका है। जैसे आपने स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट बनाया था, तो उसमें आपने नोटिस किया होगा ये आपने बाय एफओएच किया था यहाँ पे, जो मैं डबल टिक किया। तो इसकी अगर पोस्टिंग करेंगे तो एफओएच अकाउंट में टू स्टोर लेजर कंट्रोल की पोस्टिंग हो चुकी है, ये जर्नल एंट्री का ही पार्ट था। आपने वेजेस कंट्रोल अकाउंट खोला था, उसमें भी बाय एफओएच किया था, तो उसके कारण भी एफओएच अकाउंट में टू वेजेस कंट्रोल अकाउंट की पोस्टिंग हो चुकी है। और डायरेक्ट एक्सपेंस अकाउंट जो मैंने अभी अभी सिखाया आपको, उसमें बाय डब्ल्यूआईपी किया था, तो इसमें टू डायरेक्ट एक्सपेंस ऑटोमेटिकली आ गया। सॉरी सॉरी गलत बोल दिया मैं, वो तो डब्ल्यूआईपी में डाले थे। ये दो अकाउंट से इसकी पोस्टिंग आई थी। ये रिप्रेजेंट क्या करता था, ये इनडायरेक्ट मटेरियल और ये इनडायरेक्ट लेबर को रिप्रेजेंट करता था। अब एक तीसरा आइटम आपके क्वेश्चन में दिया रहता है, फैक्ट्री ओवरहेड इंकर्ड। दिस इज द ट्रांजेक्शन जिसकी हम लोग एंट्री सीख रहे हैं, फैक्ट्री ओवरहेड इंकर्ड। ये तो ये रिप्रेजेंट करता है कि फैक्ट्री में आपके कुछ कैश एक्सपेंसेस लगे, जैसे कि रेंट वगैरह। इसके लिए एंट्री पास होती है फैक्ट्री ओवरहेड अकाउंट डेबिट टू कैश की जगह टू सीएलसी। ये एंट्री कब पास करेंगे बेटा, जब फैक्ट्री ओवरहेड इंकर्ड वर्ड लिखा होगा। तो एफओएच टू सीएलसी, एफओएच टू सीएलसी। अब अगर आपको समझाऊं तो एफओएच में तीन चीजें डेबिट हो गई है, ये नंबर 1, ये नंबर 2 और ये नंबर 3। जो नंबर 1 है वो फैक्ट्री ओवरहेड के इनडायरेक्ट मटेरियल को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी फैक्ट्री में रजिस्टर्स, कॉपीज, कंप्यूटर स्टेशनरी, ये सब कितना यूज हुआ। इनडायरेक्ट लेबर रिप्रेजेंट कर रहा है कि फैक्ट्री मैनेजर की सैलरी कितनी थी, फैक्ट्री के चौकीदार की सैलरी कितनी थी, वॉचमैन की कितनी थी, स्टोर कीपर की कितनी थी, ये सब। और टू सीएलसी रिप्रेजेंट कर रहा है कि कितना ऐसा एक्सपेंस हमने इंकर किया फैक्ट्री पे जो कि है तो इनडायरेक्ट, बट वो मटेरियल और लेबर नहीं है, जैसे कि रेंट। तो फैक्ट्री ओवरहेड टू सीएलसी इज योर इनडायरेक्ट कैश एक्सपेंस। इन तीनों का जो सम होता है ना बेटा, वो एक्चुअल कहलाता है, एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड पूरा सम। ठीक है। इसके बाद आपके क्वेश्चन में एक ट्रांजेक्शन 100% जरूर होगा, उसको बोलते हैं फैक्ट्री ओवरहेड एब्जॉर्ब्ड। एब्जॉर्ब्ड यानी इसको कॉस्ट शीट में कितने में डाले। कॉस्ट शीट में अगर आपको याद होगा तो मैं आपको बोला था ना, कॉस्ट शीट में फैक्ट्री ओवरहेड एब्जॉर्ब्ड आता है, ये कॉस्ट शीट का प्रोफॉर्मा, फैक्ट्री ओवरहेड एब्जॉर्ब्ड आता है उसमें। तो ये क्वेश्चन में फिगर दिया रहेगा, आपको क्वेश्चन भी दिखा देता हूं साथ में, कैसे हर क्वेश्चन में इंकर्ड अलग दिया रहता है, एब्जॉर्ब्ड अलग दिया रहता है। ये देखिए बेटा, ये देखिए, ये प्रोडक्शन ओवरहेड इंकर्ड अलग दिया है और ये प्रोडक्शन ओवरहेड अंडर एब्जॉर्ब नहीं, सॉरी ये गलत एग्जांपल दिखा दिया मैं। ये देखिए, ये दो सर्कल्स देखिए, ये नंबर 1, ये नंबर 2। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड इंकर्ड अलग लिखा है, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड चार्ज ड्यू टू प्रोडक्शन अलग लिखा है, यानी कि वो एब्जॉर्ब्ड है। एक और एग्जांपल दिखा रहा हूं आपको, ये देखिए, इसमें आप देखिए, ये मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड इंकर्ड नंबर 1 पॉइंट और ये मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड चार्ज टू प्रोडक्शन यानी एब्जॉर्ब। एक और दिखाता हूं एग्जांपल आपको, ये देखिए, ये प्रोडक्शन ओवरहेड इंकर्ड वर्ड लिखा है और फिर प्रोडक्शन ओवरहेड एब्जॉर्ब लिखा है।
जो ओवरहेड इंकर्ड लिखा है वो FOH2CLC होगा, और जो एब्जॉर्ब लिखा है वो उसकी एंट्री अभी बताना बाकी है एब्जॉर्ब की। तो ये एब्जॉर्ब जो है ना बेटा, ये आपका WIP में जाएगा, WIP अकाउंट डेबिट टू FOH। सर सब लोग WIP में क्यों जा रहे हैं एब्जॉर्ब होके? आंसर याद रखना, जो WIP अकाउंट होता है ना, उसका एक टारगेट है WIP अकाउंट का। उसमें ना डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंस और साथ में फैक्ट्री ओवरहेड आ जाना चाहिए। तभी आपने नोटिस किया होगा कि हमने डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंस को ट्रांसफर करने के समय WIP में ट्रांसफर किया। इस बार फैक्ट्री ओवरहेड एब्जॉर्ब को भी WIP में ट्रांसफर कर। इस प्रकार जो WIP अकाउंट प्रिपेयर होगा ना बेटा, अब भी से बता दे रहा हूं आपको, अब भी से बता दे रहा हूं, ये जो WIP अकाउंट प्रिपेयर होगा ना, इसमें आप 2 SLC भी कर रहे हो जो कि डायरेक्ट मटेरियल को रिप्रेजेंट करता है, आप 2 WCA भी करते हो जो कि डायरेक्ट लेबर को रिप्रेजेंट करता है, 2 डायरेक्ट एक्सपेंस भी करते हो जो डायरेक्ट एक्सपेंस को रिप्रेजेंट करता है, और 2 फैक्ट्री ओवरहेड एब्जॉर्ब भी करते हैं। इस प्रकार पूरी की पूरी ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट इसमें आ गई, क्योंकि आपको पता होगा ये तीनों जुड़ के प्राइम कॉस्ट होते हैं और साथ में फैक्ट्री ओवरहेड जुड़ जाए तो ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट होता है, ये डेबिट हो जाता है WIP अकाउंट में। अभी WIP को अलग से डिस्कस करना बाकी है। अब एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, ये एक्चुअल FOH है टोटल, और ये एब्जॉर्ब्ड वाला है, ये वाला फिगर एब्जॉर्ब्ड वाला है। अब एक्चुअल मान लीजिए 1 लाख है और एब्जॉर्ब्ड मान लीजिए 80,000 है, तो एब्जॉर्ब्ड का फिगर कम है तो उसको अंडर एब्जॉर्प्शन बोलेंगे, 20,000 का अंडर एब्जॉर्प्शन। यानी खर्चा सच में 1 लाख लगा है और हमने अभी तक जो कॉस्टिंग में, कॉस्ट शीट में डाला है वो सिर्फ 80,000 डाला है, तो हम तो 20,000 पीछे चल रहे हैं, कम चार्ज किए हैं, विच इज बैड न्यूज। हमको तो और 20,000 चार्ज करना है, तो उसको अंडर रिकवरी बोला जाता है। इसको आप लोग कॉस्टिंग PL में डेबिट कर सकते हैं, बैलेंसिंग फिगर कॉस्टिंग PL में 20,000 रुपए। जबकि इनवर्स भी हो सकता था, सपोज 1 लाख आपका एक्चुअल है और सपोज आपका एब्जॉर्ब 1,20,000 होता, तो आपका इसका मतलब क्या है कि जेब से सच में 1 लाख लगा है और हमने कॉस्ट शीट में 1,20 चार्ज कर दिया है, कॉस्ट शीट यानी खर्चा हमने ओवर चार्ज कर दिया है। तो हमको एक्सेस खर्चे को रिवर्स करना है, विच इज गुड न्यूज। एक्सेस खर्चे को रिवर्स करेंगे तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो उस केस में ये बाय कॉस्टिंग PL नहीं होके टू कॉस्टिंग PL हो जाता है, 20,000। सो दिस इज द ट्रीटमेंट ऑफ अंडर रिकवरी ओवर रिकवरी। इसकी एंट्री सिखा रहा हूं सर, 4th पॉइंट या 3rd पॉइंट। क्वेश्चन में लिखा होगा अंडर रिकवरी ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड। अंडर रिकवरी, आप इसको ऐसे याद रखना, अंडर रिकवरी मतलब बैड न्यूज, क्योंकि अपन ने खर्चा कम चार्ज किया है, हमको और खर्चा बढ़ाना है, और चूंकि वो बैड न्यूज है तो कॉस्टिंग PL डेबिट होगा क्योंकि एक्सपेंस बुक करना है। कॉस्टिंग PL डेबिट टू फैक्ट्री ओवरहेड। और 4th एंट्री हो सकती है ओवर रिकवरी। इन दोनों में से ऑफकोर्स एक ही होगा, दोनों तो हो नहीं सकते। ओवर रिकवरी इज गुड न्यूज, तो ये गुड न्यूज है, तो इसमें कॉस्टिंग PL क्रेडिट होगा क्योंकि हमारी कमाई होने वाली है, और डेबिट होगा फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल। अब एक इंपॉर्टेंट आंसर, आप अंडर रिकवरी ओवर रिकवरी को कॉस्टिंग PL में भी ट्रांसफर कर सकते हो और कॉस्टिंग PL में ट्रांसफर नहीं करके क्लोजिंग बैलेंस भी बना सकते हो। अब आप पूछोगे सर हमको कैसे पता चलेगा कि हमको क्लोजिंग बैलेंस बनाना है कि कॉस्टिंग PL में ट्रांसफर करना है? दोनों में से एक अप्रोच करनी है। अगर क्वेश्चन में ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस दिया हो फैक्ट्री ओवरहेड अकाउंट का, तो आपको क्लोजिंग बैलेंस में डाल देना है, कॉस्टिंग PL अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करना। और अगर किसी क्वेश्चन में फैक्ट्री ओवरहेड अकाउंट का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस नहीं हो, तो आपको ये अंडर रिकवरी ओवर रिकवरी को कॉस्टिंग PL में ट्रांसफर। क्या बात समझ में आ गई? ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस क्वेश्चन में दिया हो तो अंडर रिकवरी ओवर रिकवरी को भी क्लोजिंग बैलेंस में डालेंगे। क्वेश्चन में ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस नहीं तो आपको अंडर रिकवरी ओवर रिकवरी को कॉस्टिंग PL में ट्रांसफर करना। आइए सर, अब AOH अकाउंट सिखाता हूं, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड।
AOH अकाउंट। देखो बेटा, इसमें मेरे को ट्रांजैक्शन बताने से पहले ही ये सिखा देना चाहिए कि कुछ पोस्टिंग ऑलरेडी आ चुकी है इसमें। एंट्री क्या पास कराऊं, वो पुराने अकाउंट की एंट्री यहीं पे आएगी। एक हो सकता है आपने मटेरियल इशू किया हो इनडायरेक्ट, वो यहाँ पे आ सकता है। और एक वेजेस कंट्रोल अकाउंट में इनडायरेक्ट लेबर यहाँ पे आ सकता है। ये हालांकि रेयर होता है, तो इसको आप लोग याद नहीं करें तो भी चले। इसके दो ट्रांजैक्शन फेमस हैं, एक AOH इंकर्ड और दूसरा AOH एब्जॉर्ब। जो AOH इंकर्ड है यानी जेब से लगा, तो इसको बोलेंगे AOH अकाउंट डेबिट, खर्चा लगा जेब से, टू CLC। और जब AOH एब्जॉर्ब्ड बोल रहा है, एब्जॉर्ब मतलब ट्रांसफर करना है, तो इसकी कॉस्ट फिनिश गुड्स अकाउंट में ट्रांसफर होती है। ट्रांसफर होती है मैंने बोला, तो AOH जो है वो क्लोज होगा टू AOH, और ट्रांसफर करेंगे अपन फिनिश गुड्स अकाउंट, FG कंट्रोल अकाउंट। तो अगर मैं पोस्टिंग सिखाऊं इन दोनों एंट्रीज की आपको, तो वो होगी AOH अकाउंट डेबिट टू CLC। ये AOH इंकर्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इन तीनों का जो सम है ये AOH का एक्चुअल है, तीनों का जो सम है। फिर क्वेश्चन में दिया रहेगा AOH एब्जॉर्ब्ड, तो जो एब्जॉर्ब्ड होगा उसको बाय फिनिश गुड्स अकाउंट करना है, फिनिश गुड्स अकाउंट, फिनिश गुड्स कंट्रोल। ये एब्जॉर्ब्ड के फिगर को रिप्रेजेंट करेगा। और अब फिर से सेम डाउट, सपोज एक्चुअल 1 लाख है और एब्जॉर्ब 80,000 है, तो क्या हो गया, आपने एब्जॉर्ब कम किया है, यानी कॉस्ट शीट में सिर्फ 80,000 ही डाला है, जबकि जेब से तो 1 लाख लगा है। तो 20,000 का खर्चा और चार्ज करना बाकी है, क्योंकि एब्जॉर्ब कम हुआ है तो इसको अंडर एब्जॉर्ब बोलेंगे, और अंडर एब्जॉर्ब बैड न्यूज होती है। तो कॉस्टिंग PL अकाउंट डेबिट होगा टू एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। तो यहाँ पे बाय कॉस्टिंग PL आएगा, यानी मैं फिर से थर्ड एंट्री सिखा रहा हूं, अंडर रिकवरी ऑफ AOH। इसकी एंट्री हो गई, नुकसान है, कॉस्टिंग PL डेबिट टू AOH, और अगर फायदा होगा ओवर रिकवरी ऑफ AOH, तो इसकी एंट्री होगी सर AOH डेबिट टू CPL। ये ओवर रिकवरी अगर आएगी तो ये एंट्री पास करने के बाद AOH टू CPL किया है आपने, तो यहां पे टू CPL भी आ सकता है ओवर रिकवरी के केस। फिर से एक डाउट कि सर अंडर रिकवरी ओवर रिकवरी को हमेशा CPL में ट्रांसफर करना जरूरी है क्या? तो माय आंसर अगेन सेम एज फैक्ट्री ओवरहेड अकाउंट, अगर इसका ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस नहीं होगा तो आप इसको CPL में ट्रांसफर करेंगे, ज्यादातर ऐसा ही होता है। बट अगर किसी क्वेश्चन में AOH का ओपनिंग या क्लोजिंग बैलेंस दिख गया, तो आपको अंडर रिकवरी ओवर रिकवरी को क्लोजिंग बैलेंस में दिखाना है, CPL में ट्रांसफर नहीं करना। लास्ट अकाउंट सर ओवरहेड का, सेलिंग ओवरहेड अकाउंट। सिमिलर टाइप का अकाउंट है सर, एंट्रीज बता देता हूं सीधा। एक एंट्री होती है सेलिंग ओवरहेड इंकर्ड की, जो जेब से अपन ने इंकर किया। सेम एंट्री पहले इंकर करने की, सेलिंग ओवरहेड अकाउंट डेबिट टू CLC, और फिर सेलिंग ओवरहेड को एब्जॉर्ब करने की एंट्री। अब पहले जो एंट्री पास की टू CLC, तो टू CLC करके आप इसको इंकर किए, इंकर्ड जेब से लग गया। फिर बात उठती है कि इसको ट्रांसफर करना है, अपने को ट्रांसफर करना है, एब्जॉर्ब करना है, एलोकेट करना है, एक ही बात है। ये ना कॉस्ट ऑफ सेल अकाउंट में एब्जॉर्ब होता है। इसके पीछे लॉजिक है कि जितने यूनिट हमारे बिक गए, सोल्ड हो गए, हम लोग सिर्फ उसी ओवरहेड, उसी यूनिट्स पर इस खर्चे को चार्ज करना चाहते हैं, जिसके कारण कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ता है। तो कॉस्ट ऑफ सेल अकाउंट डेबिट टू SOH, इसलिए ये अकाउंट, ये वाला अकाउंट का एब्जॉर्प्शन जो है वो कॉस्ट ऑफ सेल अकाउंट में होता है, एब्जॉर्ब। अब फिर वही लॉजिक, एक मिनट, ये इंकर्ड हुआ, इसके अलावा इसमें टू SLC से पोस्टिंग आ सकती है, टू WCA से पोस्टिंग आ सकती है,
गारंटी नहीं है, आ सकती है, नहीं भी आ सकती। इन सब का सम एक्चुअल होता है और ये एब्जॉर्ब तो है ही आपके सामने। अब अगर एब्जॉर्ब कम हुआ है, एब्जॉर्ब कम हुआ है मैंने कहा, तो यहां पे बैलेंसिंग फिगर आएगा बाय कॉस्टिंग टू, जो कि अंडर रिकवरी को रिप्रेजेंट। और अगर एब्जॉर्ब ज्यादा हो जाता, क्रेडिट ज्यादा हो जाता, तो बैलेंसिंग फिगर डेबिट साइड में आता। तो एसओएच अकाउंट डेबिट टू सीपीएल करते, जो कि ओवर रिकवरी को रिप्रेजेंट करता। फिर से वही डाउट कि सर अंडर रिकवरी ओवर रिकवरी को सीपीएल में ही डालना जरूरी है क्या? तो मैं जवाब दूंगा, अगर ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस नहीं दिया हुआ है एसओएच अकाउंट में तो सीपीएल में ट्रांसफर करेंगे। अगर एसओएच अकाउंट में ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस होता तो फिर क्लोजिंग बैलेंस में ही ट्रांसफर करते, सीपीएल में ट्रांसफर नहीं करते। लेट अस डिस्कस अवर नेक्स्ट अकाउंट विच इज डब्ल्यूआईपी अकाउंट, हम सबका फेवरेट। अब एक चीज नोटिस करो डब्ल्यूआईपी अकाउंट में, इसमें बेटा ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस होगा ही होगा, क्योंकि ये एक इन्वेंट्री है। कौन कौन से अकाउंट में ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस होता है? एसएलसी में होता है, डब्ल्यूआईपी में होता है, फिनिश गुड्स में होता है, पक्का होगा क्योंकि ये इन्वेंट्री है हमारी, इनमें होगा ही होगा। और साथ में जो अपना 11th अकाउंट है ना सीएलसी, उसमें भी होगा। तो ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड में क्यों? क्योंकि ये असेट है। अब आपने बेटा बहुत सारी एंट्रीज पास की है, उसकी पोस्टिंग यहां पे लिख रहा हूं, कोई नई एंट्री नहीं बता रहा हूं। आपने डायरेक्ट मटेरियल में जो इशू टू प्रोडक्शन किया था, तो आपको दिखा दे रहा हूं, हाँ 1 मिनट में दिखा दे रहा हूं, स्क्रीन पे ही देखते रहिए। ये डायरेक्ट मटेरियल अकाउंट में जो इशू टू प्रोडक्शन किया था, तो बाय डब्ल्यूआईपी किया था, तो डब्ल्यूआईपी अकाउंट में 2 एसएलसी तो होना ही था, ये वाली एंट्री का पोस्टिंग, है ना। फिर आपने वेजेस अकाउंट में देखो, वेजेस कंट्रोल अकाउंट में भी बाय डब्ल्यूआईपी किया था डायरेक्ट वेजेस को, तो इसकी भी पोस्टिंग होगी डब्ल्यूआईपी अकाउंट डेबिट टू वेजेस कंट्रोल अकाउंट। फिर आपने डायरेक्ट एक्सपेंस अकाउंट सीखा, तो उसमें भी बाय डब्ल्यूआईपी किया था, तो डब्ल्यूआईपी अकाउंट डेबिट टू डायरेक्ट एक्सपेंस, ये एंट्री पास हो रही है। फिर आपने फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट देखा, उसमें भी जो एब्जॉर्ब हो रहा था आपने उसमें बाय डब्ल्यूआईपी किया, तो डब्ल्यूआईपी अकाउंट डेबिट टू एफओएच अकाउंट। तो ये 4 अकाउंट की पोस्टिंग यहां पे आ रही है। ये रहा आपका डब्ल्यूआईपी अकाउंट, और पोस्टिंग लिख रहा हूं, कुछ नया नहीं लिख रहा हूं। टू स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट, टू वेजेस कंट्रोल अकाउंट, टू डायरेक्ट एक्सपेंस अकाउंट, और टू फैक्ट्री ओवरहेड अकाउंट। बेटा ये चारों जो हैं, अगर आप नोटिस करो तो ये डायरेक्ट मटेरियल है, ये डायरेक्ट लेबर है, ये डायरेक्ट एक्सपेंस है। कॉस्ट शीट को बारे में सोचो तो ये तीनों चीजें हो गई प्राइम कॉस्ट, और ये फैक्ट्री ओवरहेड डेबिट होने के बाद ये बन गया एक प्रकार से ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। जस्ट फॉर योर क्विक रेफरेंस, क्विक रेफरेंस, ये देखिए क्विक रेफरेंस, ये बोलना चाह रहा हूं, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, ये देखो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंस, ये हो गए प्राइम कॉस्ट। फैक्ट्री ओवरहेड एब्जॉर्ब को भी डेबिट कर दिया, तो ये सभी का जो सम होता था, याद करो कॉस्ट शीट का प्रोफॉर्मा, ये सभी का सम ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट होता था। तभी मैं ये कह रहा हूं कि आपने ये जो इतना सारा डेबिट कर दिया ना, इससे आपने ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट डेबिट कर दी, ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। फिर इसके बाद आप ओपनिंग बैलेंस ऑफ डब्ल्यूआईपी भी ऐड किए हो इसमें, और फिर क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डब्ल्यूआईपी माइनस भी किया, तो ये नेट फैक्ट्री कॉस्ट हो जा रही है प्रॉपर। बट हाउ टू अंडरस्टैंड दिस, इन सब का जो सम है ना बेटा, वो रिप्रेजेंट करता है फैक्ट्री कॉस्ट ऑफ, फैक्ट्री कॉस्ट ऑफ कंप्लीट प्लस इनकंप्लीट यूनिट्स। चाहे सामान कंप्लीट हो गए हों चाहे इनकंप्लीट हुए हों, उनका ये कॉस्ट रिप्रेजेंट कर रहा है। ये जो मैं 3 डॉट्स बनाया, इसमें से जो इनकंप्लीट यूनिट की कॉस्ट है वो यहां पे आपको क्लोजिंग बैलेंस के रूप में दिख रही है, और जो कंप्लीट यूनिट की कॉस्ट है, कंप्लीट यूनिट्स की कॉस्ट, वो फैक्ट्री से निकल के फिनिश्ड गुड्स के गोडाउन में जाएगी, इसलिए यहां पे एफजी अकाउंट ट्रांसफर करेंगे इसको, जो कंप्लीट यूनिट की फैक्ट्री कॉस्ट है। तो आपके क्वेश्चन में ना जो जर्नल एंट्री मिल सकती है आपको इससे रिलेटेड, वो बता रहा हूं। जर्नल एंट्री एक ही वर्ड मिलेगा आपको 2-3 नाम से, या तो लिखा होगा कॉस्ट ऑफ कंप्लीट यूनिट्स, या तो ये लाइन लिखी होगी, या लिखा होगा फिनिश्ड गुड्स प्रोड्यूस्ड, ये लिखा होगा, या फिर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन,
ये वर्ड लिखा होगा, या एक और वर्ड लिख सकता है गुड्स कंप्लीटेड ड्यूरिंग द ईयर। कुछ भी वर्ड बोले, इन सब का मतलब है कि आपने कितने रुपए के सामान इस साल कंप्लीट किए अपनी फैक्ट्री में। ये कंप्लीट यूनिट्स की कॉस्ट आपके डब्ल्यूआईपी अकाउंट से निकल के एफजी अकाउंट में जाती है। तो एंट्री होगी एफजी अकाउंट डेबिट टू डब्ल्यूआईपी। प्लीज, ये एंट्री मेन एंट्री, इससे आपका डब्ल्यूआईपी अकाउंट क्लोज हो गया। अब मैं अपने स्टूडेंट की कॉपी तो रेफर ही नहीं कराया आपको बहुत देर से, एक बार रिवीजन के लिए उसको दिखा दे रहा हूं। डब्ल्यूआईपी दिखाता हूं पहले। ये ओपनिंग बैलेंस हुआ डब्ल्यूआईपी का, वेरी इंपॉर्टेंट अकाउंट है ये। फिर टू एसएलसी किए, डायरेक्ट मटेरियल की पोस्टिंग। टू वेजेस कंट्रोल अकाउंट किए, डायरेक्ट वेजेस ट्रांसफर्ड की पोस्टिंग। टू डायरेक्ट एक्सपेंस किए, ये डायरेक्ट एक्सपेंस अकाउंट से पोस्टिंग। एकदम मस्त नोट्स बने हुए। फिर टू एफओएच कंट्रोल अकाउंट किए, ये कहां से आया, ये एफओएच एब्जॉर्ब की पोस्टिंग। तो ये चारों अकाउंट जो मैंने किए ये सब पोस्टिंग ही थे बेटा, सारे के सारे पोस्टिंग ही थे। नई एंट्री नहीं पास की, जो पुरानी एंट्री पास की है ना उसी की पोस्टिंग। एक न्यू एंट्री पास की है कि जो गुड्स कंप्लीट हुए इस साल, कॉस्ट ऑफ गुड्स कंप्लीटेड, उसको अपन ने एफजी अकाउंट में ट्रांसफर किया, यानी कंप्लीट यूनिट्स की फैक्ट्री कॉस्ट। और जो क्लोजिंग बैलेंस है ना, ये क्लोजिंग बैलेंस ये रिप्रेजेंट करेगा इनकंप्लीट यूनिट्स की फैक्ट्री कॉस्ट। रेयरली कुछ और भी आ सकता है इसमें, इसको इग्नोर करो और मेरे नोट्स पे ध्यान दो, क्या बढ़िया नोट्स लिखे हुए हैं। जो डेबिट साइड का टोटल है, यानी ये पूरा का पूरा डेबिट साइड का टोटल, वो रिप्रेजेंट करता है कंप्लीट और इनकंप्लीट गुड्स की फैक्ट्री कॉस्ट। ये नोट नंबर 1। फिर उसमें से, ये देखो हिंदी में लिखवाऊं मैं, उसमें से कंप्लीट गुड्स की फैक्ट्री कॉस्ट इज ट्रांसफर्ड टू फिनिश गुड्स अकाउंट। थोड़ी हैंडराइटिंग पे ध्यान दीजिए, क्लियर बता रहा हूं, थोड़ा चमका के दिखा रहा हूं। उस में से कंप्लीट गुड्स की फैक्ट्री कॉस्ट इज ट्रांसफर्ड टू फिनिश गुड्स अकाउंट, यानी ये, ठीक है। और इन कंप्लीट यूनिट्स की फैक्ट्री कॉस्ट रिमेन्स इन क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डब्ल्यूआईपी अकाउंट। तो यहां पे आपका डब्ल्यूआईपी अकाउंट भी खत्म होता है। दोस्तों नेक्स्ट अकाउंट थोड़ा क्विकली बताता हूं आपको, वो अकाउंट का नाम है फिनिश्ड गुड्स अकाउंट। फिनिश्ड गुड्स अकाउंट में आपको मैं अभी बता चुका हूं ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस आएगा, क्योंकि ये एक असेट है। और जो नेचुरल पोस्टिंग्स है जो अभी अभी अपन ने डब्ल्यूआईपी अकाउंट से ली, वो क्या थी, डब्ल्यूआईपी अकाउंट में अपन ने बाय एफजी किया था, तो कंप्लीट यूनिट्स की कॉस्ट डब्ल्यूआईपी अकाउंट से निकल के इसमें आ गई टू फिनिश गुड्स, ठीक है। ये पोस्टिंग हो क्या है डब्ल्यूआईपी अकाउंट से। और आपने थोड़ी देर पहले याद किया होगा, तो अपन एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड में जो खर्चा एब्जॉर्ब हो रहा था, एओएच एब्जॉर्ब, उसको भी अपन ने फिनिश गुड्स में ट्रांसफर किया, राइट। तो इसकी पोस्टिंग होके यहां पे आ गई, फिनिश गुड्स अकाउंट डेबिट टू एडमिनिस्ट्रेशन ओवर, ये हो गई इसकी पोस्टिंग। अब मैं आपको बता रहा हूं ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। ये कंप्लीट यूनिट्स की कॉस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और कंप्लीट यूनिट की कॉस्ट में जब एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड भी जुड़ जाता है, प्लस हो जाता है, तो ये बन जाता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में ओपनिंग एफजी जुड़ता है और क्लोजिंग एफजी माइनस होता है, तो बनता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। एक मिनट, कॉस्ट शीट का प्रोफॉर्मा दिखा रहा हूं आपको बहुत क्विकली कॉस्ट शीट का प्रोफॉर्मा दिखा रहा हूं। ये देखिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में, ये देखिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड प्लस किए, क्लोजिंग स्टॉक माइनस किए, तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आता था। वही लॉजिक बता रहा हूं, ये जो दोनों चीजें हैं ना, ये दोनों, ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है।
ये ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड इस तरफ प्लस हो रहा है, ये क्लोजिंग स्टॉक माइनस हो रहा है। तो ये जो बैलेंसिंग फिगर यहां बचने वाला है अभी, ये वाला, इसको कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड बोलना चाहिए। ये रिप्रेजेंट कर रहा है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को। और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड ट्रांसफर कौन से अकाउंट में होता है? वो कॉस्ट ऑफ सेल में ट्रांसफर होता है। तो एक ही एंट्री है इस अकाउंट में, एक ही एंट्री जो न्यू है वो क्या है? क्वेश्चन में लिखा हुआ आपको मिलेगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये ट्रांजेक्शन का नाम होगा बेटा। और आपको इसकी एंट्री पास करनी है एफजी, यानी फिनिश गुड के गोडाउन से ये माल निकल कर गया बिकने को, तो कॉस्ट ऑफ सेल अकाउंट डेबिट होगा। कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट टू फिनिश गुड्स अकाउंट, बस इतनी एंट्री होगी इसकी, दैट्स इट। अब आइए दोस्तों, सेकेंड लास्ट अकाउंट, 2-3 अकाउंट बचे हैं बस। कॉस्ट ऑफ सेल अकाउंट सिखाता हूं। कॉस्ट ऑफ सेल में अभी तक आपने एक पोस्टिंग की जो फिनिश गुड्स अकाउंट से आई, जो कि रिप्रेजेंट कर रहा था अभी अभी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को। अगर आपको याद हो तो आपने थोड़ी देर पहले सेलिंग ओवरहेड अकाउंट सीखा था। इसका जो एब्जॉर्ब्ड अमाउंट था वो कॉस्ट ऑफ सेल अकाउंट में गया था। तो कॉस्ट ऑफ सेल में पोस्टिंग भी तो बन जाएगी ना बेटा। ये कॉस्ट ऑफ सेल अकाउंट में टू सेलिंग ओवरहेड एब्जॉर्ब्ड वाला आ गया। अब आपको याद होगा ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को, और ये सेलिंग ओवरहेड को। अब कॉस्ट शीट के प्रोफॉर्मा को याद करो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस सेलिंग ओवरहेड, इसका जो सम होता है ये रिप्रेजेंट करता है कॉस्ट ऑफ सेल के अमाउंट को, कॉस्ट ऑफ सेल के अमाउंट को। और ये ट्रांसफर होगा बेटा कॉस्टिंग पीएल अकाउंट में, कॉस्टिंग पीएल अकाउंट में। तो एंट्री एक ही पास हुई, एंट्री एक ही पास हुई, नई वाली न्यू एंट्री, वो है कॉस्टिंग पीएल डेबिट टू कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट, टू कॉस्ट ऑफ सेल अकाउंट। और अमाउंट क्या है इस एंट्री का? अमाउंट है कॉस्ट ऑफ सेल का, क्योंकि ये दोनों के सम के बराबर ही एंट्री हो रही है। तो ये अमाउंट कॉस्ट ऑफ सेल के अमाउंट से, कॉस्ट ऑफ सेल अमाउंट भी है, अकाउंट भी। अब बचता है सर कॉस्टिंग पीएल अकाउंट। कॉस्टिंग पीएल में अभी अभी आपने पोस्टिंग की देखिए बेटा, यही यहीं से ही। तो कॉस्टिंग पीएल अकाउंट डेबिट टू कॉस्ट ऑफ सेल, टू कॉस्ट ऑफ सेल। ये तो पोस्टिंग हो क्या आया, अमाउंट पोस्टिंग से आया है। अब इसमें फ्रेश एंट्री क्या हो सकती है वो बता रहा हूं। फ्रेश एंट्री इसमें हो सकती है सेल्स की, सेल्स यानी गुड्स सोल्ड की। अब आप लोग स्कूल में सेल्स की एंट्री क्या पास करते थे? कैश अकाउंट डेबिट या फिर डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल करते थे बेटा। अब आपको ये तो पता है कि अपन अब कैश और डेटर की जगह क्या डेबिट करेंगे? सीएलसी डेबिट करेंगे। और सेल की जगह अब आपको सीपीएल क्रेडिट करना है। तो ये एंट्री करेक्ट एंट्री होगी हमारे कॉस्टिंग के सब्जेक्ट में, सीएलसी अकाउंट डेबिट टू सीपीएल। थोड़ी हैंड राइटिंग के लिए माफी चाहता हूं, सीएलसी अकाउंट डेबिट टू सीपीएल। तो सीपीएल में एक ही फ्रेश एंट्री हुई बाय सीएलसी, ओके। इसके अलावा कॉस्टिंग पीएल में अंडर रिकवरी ओवर रिकवरी भी आ सकती है, एफओएच की, एओएच की, एसओएच की, या कोई एबनॉर्मल लॉस भी आ सकता है पोस्ट होके उस अकाउंट से, पर ये बेसिक अकाउंट है। अब बचता है लास्ट अकाउंट सीएलसी अकाउंट। ये तो पूरा पोस्टिंग के भरोसे ही चला। इसका ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट के तरफ आएगा, क्वेश्चन में दिया था। और आपने तमाम अकाउंट में, एसएलसी अकाउंट में जब मटेरियल परचेज किया तो टू सीएलसी किया था, तो यहाँ पे बाय एसएलसी बनेगा। जब आपने वेजेस पे किए थे तो वेजेस कंट्रोल अकाउंट में टू सीएलसी किए थे, तो यहाँ पे बाय वेजेस कंट्रोल अकाउंट बनेगा। ये सब पोस्टिंग है, नई एंट्री नहीं सिखा रहा हूँ। आपने डायरेक्ट एक्सपेंस इंकर किया था तो डायरेक्ट एक्सपेंस टू सीएलसी किया था, तो यहाँ पे बाय डायरेक्ट एक्सपेंस आएगा। आपने एफओएच, एओएच, एसओएच जब जब इंकर किया था, इंकर, आई रिपीट, जब इंकर किया था, तो एफओएच, एओएच, एसओएच जब जब इंकर किया था तो टू सीएलसी किया था, तो यहां पे बाय सीएलसी बनेगा। इस प्रकार ये सातों खर्चे हुए। और जब आपने सेल्स की एंट्री पास की पिछले पेज में, ये देखिए सेल्स की ये एंट्री पास की थी आपने, सीएलसी डेबिट टू सीपीएल, ये एंट्री दिख रही है आपको। तो आपके सीएलसी अकाउंट में डेबिट होके टू सीपीएल आ जाएगा, ठीक है बेटा। अब
ये सब डेबिट और ये क्रेडिट के बाद इसको क्लोजिंग बैलेंस दिखा के क्लोज करेंगे। अब लास्ट के 10 मिनट या 5 मिनट सबसे इंपॉर्टेंट काम, जर्नल एंट्री सिखाओ, पूछूंगा आपसे और एक रैंडम चेक करेंगे कि अपने को कितना समझ में आया। अब दोस्तों एक बार के लिए मैं आपको सिर्फ जर्नल एंट्रीज का रिवीजन करा रहा हूं, फिर आपसे पूछूंगा। जैसे मटेरियल परचेज, जो बोल्ड में लिखा है ना, ये क्वेश्चन है, समझ लीजिए। तो मटेरियल परचेज की एंट्री क्या होती है? स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू सीएलसी। फिर जिस पे मैं टिक लगाऊंगा ना, सिर्फ उसी पे ध्यान दीजिएगा। ये ट्रांजेक्शन दिया जैसे डायरेक्ट मटेरियल इशूड, तो ये आपको एसएलसी अकाउंट से निकाल के डब्ल्यूआईपी में डालना है। तो डब्ल्यूआईपी अकाउंट डेबिट टू एसएलसी। उसके बाद इनडायरेक्ट मटेरियल जो इशू होता है वो या तो फैक्ट्री ओवरहेड होता है या एओएच या एसओएच, मोस्टली एफओएच ही होता है। तो एफओएच डेबिट या एओएच डेबिट या एसओएच डेबिट टू एसएलसी। फिर अगला ट्रांजेक्शन मटेरियल रिटर्न टू सप्लायर, यानी आपने स्टोर से सामान निकाल के सप्लायर को वापस किया, तो परचेज की अपोजिट एंट्री होगी ये वाली। तो एसएलसी क्रेडिट होगा इसमें एक्चुअली, और सीएलसी डेबिट होगा। मटेरियल रिटर्न टू सप्लायर, ये यहाँ पे गलत लिखा हुआ है एंट्री, ये ठीक कर दे रहा हूं मैं। सीएलसी डेबिट टू एसएलसी, ये एंट्री होनी चाहिए। उसके बाद मटेरियल रिटर्न बाय फैक्ट्री टू स्टोर, यानी स्टोर में माल आया है तो स्टोर तो डेबिट होगा ही होगा, और फैक्ट्री ने वापस किया यानी डब्ल्यूआईपी ने वापस किया, तो एसएलसी डेबिट टू डब्ल्यूआईपी। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन जो मैं आपको सिखाऊंगा, एंट्री वेजेस से रिलेटेड। पहले जब वेजेस का पेमेंट करेंगे, ये एक्चुअल लेबर पेमेंट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, ये वाला जो ट्रांजेक्शन दिया रहेगा, तो आपको वेजेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू सीएलसी करना है। और जब ये वेजेस जो आपने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पे की, इसको एलोकेट करोगे तो डायरेक्ट वाला डब्ल्यूआईपी में जाएगा, इनडायरेक्ट वाला एफओएच में जाएगा। तो डब्ल्यूआईपी डेबिट डायरेक्ट वेजेस से और एफओएच डेबिट इनडायरेक्ट वेजेस से, आखिरी में टू वेजेस कंट्रोल अकाउंट। प्लीज इसी पे ध्यान दीजिए अभी। फिर इसके बाद मैं आपको डायरेक्ट एक्सपेंस की एंट्री सिखा रहा हूं। पहले डायरेक्ट एक्सपेंस का एक्चुअल पेमेंट की एंट्री होगी, डायरेक्ट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू सीएलसी, और फिर ट्रांसफर की एंट्री होगी डब्ल्यूआईपी अकाउंट डेबिट टू डायरेक्ट एक्सपेंस। इसके बाद ओवरहेड जब इंकर होता है, ये देखिए एक्चुअल ओवरहेड जब इंकर होगा तो इंकर का एंट्री होगी एफओएच अकाउंट डेबिट या एओएच डेबिट या एसओएच डेबिट टू सीएलसी, ये पेमेंट की एंट्री। अब जब एब्जॉर्ब करते हैं तो एफओएच को जब एब्जॉर्ब करते हैं तो एफओएच को क्लोज करेंगे, टू एफओएच करेंगे, डेबिट होगा डब्ल्यूआईपी अकाउंट, ये एंट्री होगी डब्ल्यूआईपी डेबिट टू एफओएच। जब एओएच को एब्जॉर्ब करेंगे तो एओएच अकाउंट क्लोज होगा, तो एओएच क्रेडिट होगा। डेबिट कौन सा अकाउंट होगा? फिनिश गुड्स अकाउंट, फिनिश गुड्स अकाउंट डेबिट टू एओएच। जब सेलिंग ओवरहेड को एब्जॉर्ब करेंगे तो सेलिंग ओवरहेड अकाउंट क्लोज होगा, तो सेलिंग ओवरहेड अकाउंट क्रेडिट करेंगे, और डेबिट कौन सा अकाउंट करेंगे? कॉस्ट ऑफ सेल अकाउंट। ओके माय डियर फ्रेंड्स, अंडर रिकवरी, अंडर रिकवरी सुनते साथ आपको लॉस याद आना चाहिए कि नुकसान हो गया कंपनी का, तो कॉस्टिंग पीएल अकाउंट डेबिट होगा बेटा, ठीक है। और जिस भी टाइप का ओवरहेड होगा ना वो क्रेडिट हो जाएगा, टू एफओएच या एओएच या एसओएच। तभी एंट्री पास की गई है कॉस्टिंग पीएल डेबिट टू रिस्पेक्टिव ओवरहेड। उसके बाद ओवर रिकवरी का क्या करना है? अपोजिट, ओवर रिकवरी मतलब प्रॉफिट होता है, तो इसमें कॉस्टिंग पीएल क्रेडिट होगा, डेबिट कौन सा होगा? रिस्पेक्टिव ओवरहेड अकाउंट, यानी एफओएच या एओएच या एसओएच। इसके बाद नेक्स्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है ना, ये ट्रांसफर एंट्रीज है। ट्रांसफर एंट्रीज, इसमें नरेशन पे थोड़ा ध्यान दीजिए। कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड, यानी कि फैक्ट्री कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस ट्रांसफर्ड, एंट्री मत देखना। तो गुड्स प्रोड्यूस जो हुए हैं, कंप्लीट जो हुए हैं, वो कहां पे होते हैं? फैक्ट्री में कंप्लीट होते हैं, और जाते कहां है? ऊपर गोडाउन में फिनिश गुड्स के। तो एफजी अकाउंट डेबिट टू डब्ल्यूआईपी अकाउंट करना पड़ेगा आपको इसके लिए, एफजी अकाउंट फिनिश गुड्स अकाउंट डेबिट टू डब्ल्यूआईपी। दूसरा नरेशन देखिए, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ट्रांसफर्ड, यानी जो गुड्स बिक गए गोडाउन में से, उसकी कॉस्ट को हमको ट्रांसफर करना है, तो एफजी से निकलेगा बेटा, एफजी से बाहर जाएगा, एफजी क्रेडिट होगा, और डेबिट होगा कॉस्ट ऑफ सेल अकाउंट, कॉस्ट ऑफ सेल अकाउंट डेबिट टू एफजी। उसके बाद जब कॉस्ट ऑफ सेल को ट्रांसफर करते हैं
कॉस्ट ऑफ सेल को पीएल में ट्रांसफर करते हैं, कॉस्टिंग पीएल में, तो कॉस्टिंग पीएल डेबिट होगा और कॉस्ट ऑफ सेल्स क्रेडिट होगा। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये 3 एंट्री है, मोस्ट टाइम। इसको आप 1 मिनट वीडियो पॉज करके फिर से भी देख सकते हैं। फिर सबसे मेन एंट्री दोस्तों एक सेल्स की एंट्री होगी, सेल्स की, तो इसकी एंट्री सीएलसी डेबिट टू सीपीएल होती है। लॉजिक बताया था, सीएलसी जो है वो डेटर या कैश को रिप्रेजेंट करेगी और सेल्स को रिप्रेजेंट करेगा सीपीएल। ठीक है, बस इतने ही पॉइंट समझाने थे मेरे को। ये हो गई सारी एंट्रीज माय डियर फ्रेंड्स। एक दो क्वेश्चन दिखा के आपसे पूछ रहा हूँ, कोशिश करना सही बता पा रहे हो कि नहीं। ऐसे ही बस 5 क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपसे। ये देखिए, मटेरियल परचेज की क्या एंट्री होगी बताना, सोच रहा मन में सोचिए। एसएलसी अकाउंट डेबिट टू सीएलसी इज द करेक्ट आंसर, स्टोर लेजर कंट्रोल टू सीएलसी। इसके बाद सेकंड लिखा हुआ है मटेरियल इशूड टू प्रोडक्शन, इसकी क्या एंट्री होनी चाहिए सोचिए। WIP अकाउंट डेबिट टू एसएलसी। मटेरियल इशूड फॉर फैक्ट्री रिपेयर, इसकी क्या एंट्री होनी चाहिए बेटा, इसकी एंट्री होनी चाहिए फैक्ट्री ओवरहेड अकाउंट डेबिट टू एसएलसी। ओके, फिर फैक्ट्री वेजेस पेड, फैक्ट्री वेजेस पेड, इसका अमाउंट देखिए 77,500 दिया हुआ है टोटल में। ठीक है, और उसके बाजू में ब्रैकेट में लिखा हुआ था ये वाला कि 23,000 इसमें इनडायरेक्ट है। तो पहली एंट्री ये होगी बेटा कि पूरी 77,500 से आप लोग एक एंट्री पास करोगे वेजेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू सीएलसी, और इसका अमाउंट रहेगा 77,500 पूरा पूरा। ये बात समझ में आई आपको, देखिए। और उसके बाद बिन बोले जो डायरेक्ट वेजेस होगा, यानी 77,500 माइनस 23,000 इज इक्वल टू 54,500, ये जो डायरेक्ट वाला होगा ये WIP में ट्रांसफर होगा, यानी WIP अकाउंट डेबिट टू WCA। और जो इनडायरेक्ट वेजेस है ना वो FOH अकाउंट डेबिट टू WCA होगा 23,000। दिस इज द ट्रीटमेंट। इसके बाद ये वाला पूछ रहा हूं, प्रोडक्शन ओवरहेड इंकर्ड, कम ऑन, प्रोडक्शन ओवरहेड इंकर्ड की एंट्री होगी FOH अकाउंट डेबिट टू CLC। और फिर प्रोडक्शन ओवरहेड अंडर एब्जॉर्ब लिखा हुआ है, अंडर एब्जॉर्ब इज अ लॉस, तो CPL अकाउंट डेबिट टू FOH। फिर सेल्स की एंट्री, सेल्स की एंट्री में CLC डेबिट होगा टू CPL। आई होप यहां पे आपका बेस बन गया होगा। मैं नेक्स्ट वीडियोस में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊं। थैंक यू।